बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। कल के प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में हम आज आपके साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक एक बार फिर आपको कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, अफशां तहसीन साहिबा, फ़ारूक नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नूरीन सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं और कुर्तुलैन एनी ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मॉडल हैं, एक्टर हैं। एनी, बहुत शुक्रिया आने के लिए और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, अमीर से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। और अंजुम शहबाज और महर अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं और कल के प्रोग्राम में भी हमने एक बहुत ही खूबसूरत सन से गाना सुना था। एनी, मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ, किसको देख के हुआ और कब से मॉडलिंग करी? मॉडलिंग का वैसे मुझे शौक था तो नहीं, बट लाइक आई यूज्ड टू बी अ वेरी टॉम बॉय पर्सनैलिटी सिंस माई चाइल्डहुड। तो यू कैन से विद द टाइम आई रिकग्नाइज माई इनर टैलेंट के ओके आई कैन डू दिस, आई कैन गो इन टू दिस एंड सिंस लास्ट 2.5 years आई एम इन टू मॉडलिंग। इतना टाइम हुआ अभी मुझे। तो इन्जॉय करती हैं आप? Yes, I enjoy it because इसमें you get to travel a lot, you get to meet new people, आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है और मतलब बहुत सी आपको मतलब नॉलेज में भी you can say somehow आपके इजाफा भी होता है और आप you get to learn a lot of new things as well. अच्छा फैसल साहब, बहुत सारी, क्योंकि somehow फैशन इंडस्ट्री जो है वो इन दोनों के साथ भी लिंक्ड है। एनी का प्रोफेशन भी ऐसा है, मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है। अफशां ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री से तो लिंक्ड नहीं है, बट शी इज़ अ फ्रेंड, तो उनको मैं ख़वातीन वाले उसमें शामिल करी हूँ। आप शॉपिंग वॉपिंग के शौकीन हैं, जाते हैं शॉपिंग पे, या कभी वेकेशन पे जब बंदा बाहर जाता है तो बंदा कहता है कि मैं बहुत सारी शॉपिंग कर लूँ, साल की पूरी कर लूँ कि दोबारा मुझे बार बार घूमना ना पड़े? किस तरह की चॉइसेस हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं? ऐसा मुझे शॉपिंग का कोई शौक़ नहीं है ख़वातीन की तरह, लेकिन कहीं बाहर जाता हूँ नॉर्मली जो मैं सूट्स है वो ख़ुद ख़रीदता हूँ और जूते और शलवार कमीज़ नॉर्मली SOP है। सारा दिन घूमो और फिर पत्नी एक छोटा सा लिफाफा हाथ में लिया। और शुरू से ही ऐसे हैं आपके? शुरू से पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट लाइफ में भी यही था? कोई शौक नहीं था? कोई शौक ज़्यादा नहीं है शॉपिंग का। अफशां, आपको शौक है शॉपिंग करने का? जी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे उतना ही शौक़ है जितना कि किसी भी मैं तो मिडिल एज हूँ, किसी यंग बंदे को हो सकता है, मुझे शायद उनसे भी ज़्यादा शौक़ है। एज हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। कपड़े ख़रीदने का शौक़ है, जूते ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और सब कुछ, हर चीज़ जो मुझे नज़र आती है कहीं पे भी। अकेली जाती हैं शॉपिंग पे या? एक वक्त था मैं अकेली जाती थी और अकेले ही ख़रीदती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट हूँ, उनकी चॉइस को बहुत फॉलो करती हूँ। बच्चों को बहुत पेशेंस है कि वो आपकी इतनी देर वाली शॉपिंग जो असल में वो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ कर लिया और बच्चे हैं साथ, बच्चों की भी इनपुट्स होती हैं तो वो भी अच्छा लगता है। ज़ाहिर है बच्चों को ज़्यादा मेरे ख्याल से अपडेटेड रहते हैं कि व्हाट इज़ इन, व्हाट सूट्स मी, तो वो ज़्यादा उस तरह से अब मैंने खुद को जो है वो। वैसे आप ऐसे फैमिली को लेकर जाते हैं शॉपिंग पे? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। वो फरमाइश करते हैं या बस उन्होंने भी करे भी सी तो मजबूरी है, नहीं लगे जैसे टाइम ही नहीं मिलता। देखा, हर जवाब ये है कि मजबूरी बन गई है। नहीं, टाइम ही नहीं होता, मतलब है कि कोशिश अगर करें भी सी तो नहीं हो सकता। अच्छा भाई ये बहुत बड़ी बात है, उनको थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। हाँ, वैसे देखें पॉलिटिक्स इज़ नॉट इजी। नॉर्मली ये देखें, हमारा ये नहीं है कि वो अभी आप ही कह रही थी गलबंद की, कौन आप कह रही थी कि ट्रैवलिंग का शौक़ है और वो, तो हमारा हर वक्त हम, कोई कहता है आप किधर ज़्यादा रहते हैं, हम गाड़ी में ज़्यादा रहते हैं। कभी हम मतलब पेशावर जा रहे हैं, कभी लाहौर जाना है, कभी कराची जाना है, कभी जलसे पे जाना है, कभी जो है वो मीटिंग्स हैं इधर उधर, तो मतलब ये चीज़ें हल्के में जाना है, तो वो सब इतनी हर वक्त आप जो है ना वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि मुझे ये सवाल इसलिए है कि अफशां कह रही ना कि मियाँ साथ जाते हैं, उन्होंने पेशेंस सीख लिया है। क्योंकि मर्दों के साथ जाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ख़वातीन ने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, फिर उनमें से चूज़ करना है, फिर शायद दुकान से निकलते निकलते दोबारा उनका माइंड चेंज हो जाएगा, कहेंगे नहीं वो वाला कलर ज़्यादा अच्छा था, घर आते तक वो सोचती रहती हैं। तो मर्दों के लिए वाकई क्वाइट एन एक्सरसाइज के ये सारी चीज़ें करें। तो डॉक्टर नूरीन, आप करती हैं शॉपिंग शौक से? बहुत शौक है शॉपिंग का, इट्स अ मूड चेंजर फॉर मी और एकदम मुझे बहुत खुशी महसूस हो जाती है जब मेरे पे ना एक सीज़न आता है। एक वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा शौक होगा जी मेकअप, होंगी चीज़ें बट आई विल लुक इनटू इट और मैं डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें लूँगी। फिर एक दौर आएगा कि मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ जाएगा, उस सीज़न में सारे कपड़े लेती रहूँगी। फिर शूज़ का चल जाएगा, हील्स का, तो मेरे ये जो है सीज़न चेंज होते रहते हैं। कलेक्शन मुझे तो ये वाले सीज़न साल में कितने हैं इस दफ़ा बहुत, लेकिन इस दफ़ा बहुत चेंज हो गई सारी चीज़ें कोविड की, जैसे हम जा नहीं सक रहे थे तो उसमें मैं प्रेफर करी थी कि ऑनलाइन वगैरह देख लें, क्योंकि अब वैसे बहुत वन वीकनेस आई हैव कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग का हौसला नहीं है मेरे में। मैं देख लेती हूँ लेकिन जाके खुद ही करती हूँ, बिकॉज मैं नहीं, मेरे में ये नहीं है, मैं जब तक पहनूँ नहीं,
ट्राई बिल्कुल नहीं आप सही करूं कह तब रहे तक मैं खरीद नहीं सकती। क्योंकि कई दफ़ा होते हैं हमें ऑनलाइन में देखने में कुछ और नज़र आ रहा होता है, कलर का भी फ़र्क होता है, जब हम जाके देखते हैं तब भी कुछ और होता है। इस वजह रिस्ट्रिक्शंस हो गई तो मुझे होता था मैं पहले अपना वर्कअप कंप्लीट रखती थी कि मेरी किस चीज़ पे नज़र है, मैं वहाँ पे जाती थी और अपना टारगेट अचीव करती थी और वापस आ जाती। फरोख्त शॉपिंग शॉपिंग, आई लव शॉपिंग जैसे तमाम ख़वातीन को होता है। पूरी और- स्टीरियोटाइपिंग हो गई, सारी औरतें कह रही है लव एक जैसी शॉपिंग हैं। और वाहिद जो फैसल साहब है वो कह रहे नहीं मुझे तो शॉपिंग का कोई शौक नहीं, सारी स्टीरियोटाइपिंग ना और ख़वातीन के शॉपिंग बारे में भी वो वाली चीज़ चाहिए जो किसी के पास ना हो। ये एक बीमारी शुरू से है कि ऐसी डिफरेंट सी चीज़ पहन के जानी है अपनी दोस्त की तरह कि लोग जाके पूछें भाई ये कहाँ से लिया या कहाँ से किया है। और नॉर्मली अभी भी मैं नौरीन से पूछी थी ये चीज़ कहाँ से ली, ये चीज़ कहाँ से ली, तो उनकी सारी शॉपिंग की तफसील मैंने नोट की है। तो शॉपिंग मेरे ख्याल से हमें करनी चाहिए। कुछ लोग बिला वजह भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको ज़रूरत है आप उसको ज़रूर लें। आप बिल्कुल इग्नोर मत करें, आप ये सोचें कि मैं ये पैसे रख लूँ। मैं बिल्कुल स्पेंडी टाइप पर्सन हूँ कि मुझे जो चाहिए मैं उस पर दोबारा नहीं सोचती कि भाई ये लेना है या नहीं लेना, पसंद आ गया तो ले लो। अब मेरी अलमारी में कई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहनी क्योंकि वो शायद हमारे कल्चर में नहीं चलती, तो वो बस टैग लगी पड़ी हैं कि ये दिल में ख्याल नहीं है कि ये मुझे पसंद थी तो मैंने नहीं ली। अफसोस नहीं रहना अफसोस नहीं रहा। लेकिन एनी आपका तो प्रोफेशन मज़े का है ना, Yes. कपड़े सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आप पहनते हैं और आपके फ़ोटोशूट्स भी हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा शायद ख़रीदने भी नहीं पड़ते बल्कि वो कपड़े पहनने के आपको पैसे मिलते हैं। मतलब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा ही है। आप जहाँ तक शॉपिंग का पूछ रही थी तो मैं भी कुंडी साहब की तरह ही हूँ, मुझे भी शॉपिंग का ऐसे कोई ख़ास शौक नहीं है। You got दो company. आई एम इनटू पहली बात तो मॉडलिंग। मैंने यही- You got company, यही तो उनको मैं कह मिलते रही हूँ हैं ना बने बनाए, हाँ। इसलिए मिलते हैं भी बट लाइक मेरी शौक नहीं था। वार्डरोब तकरीबन यू कैन से फुल है। उनकी तरह मेरा भी जो है ना वार्डरोब में बहुत ज़्यादा ऐसे आइटम्स हैं जिन पे टैग्स लगे हैं, बट मतलब आई जस्ट लाइक टू रिमेन सिंपल। मुझे इतना नहीं शौक उस लिहाज से। हम आप इतना जब रैम पे शूट्स जाना के दौरान इतना हमें रेडी कर देते हैं और सारा मतलब उसकी वजह से मे बी बिल्कुल शौक नहीं रहा। बिल्कुल नहीं है। जी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक अदद गाने का। तो गाना सुनते हैं महर अंजुम से। ओवर टू यू महर, और महर की खूबसूरत सी आवाज़ शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। आंखें कहती है बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखो इबादत करती रहो, तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू, इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तक आई चैन नहीं आया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदी रहा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। बहुत अच्छा। और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे ईद स्पेशल विद तंजीला मजहर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ट्रैवलिंग की और पाकिस्तान की खूबसूरतियों की बात हो रही थी। तो फैसल साहब, बाहर भी ज़ाहिर है आप पढ़ाई के ज़माने में रहे हैं, अभी भी जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? बिलखुसूस अगर मैं ईद के तनाजुर में देखूँ तो बाहर कभी कोई ईद गुजरी है प्रदेश में? हाँ, बाहर मैं क्योंकि जब पढ़ता था लंदन में तो उस वक्त वहाँ पर भी कुछ 3-4 साल जब मैं रहा तो तकरीबन ईद वहीं पे गुजरती थी। अच्छा। बात तो छोड़ा, पाकिस्तान में भी अगर आप देखें इस्लामाबाद में और अपने इलाके में ईद में बड़ा फ़र्क है। अगर किसी और शहर में गुजारें, देखिए वो अपने इलाके में अपनी सी अपनाइत होती है, आप लोगों को जानते हैं। इस्लामाबाद नॉर्मली एक ऐसा शहर है जिसमें तमाम जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आए होते हैं, कोई जॉब के सिलसिले में आए हुए, कोई किस सिलसिले में आए, परदेसी हैं सारे। परदेसी हैं, और सब इस्लामाबाद में जैसे वो कहते हैं हूक आलम होता है ईद के दिन।
तो वो चीज़ है कि अपने इलाके की ईद जो है वो सबसे बेहतरीन ईद होती है। और पाकिस्तान कोई मैच नहीं, जिस दुनिया की जिस कोने में चले जाए पाकिस्तान कोई मैच नहीं। आप वैसे घर में फरमाइशें वगैरह करते हैं कुछ खाने पीने की या नहीं? नहीं ऐसा बहुत कम, हम सियासी लोग हैं, बहुत कम खाने को टाइम मिलता है घर में भी, क्योंकि नॉर्मली कहीं पे अक्सर दावतें होती है, कहीं बाहर होती है, कहीं क्या होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, तो ऐसा कोई ख़ास तो वो नहीं है। अच्छा, मुझे ये तो पता है कि खुशी गमी पे बड़े गिले होते हैं, तो ये गिला भी होता है कि आपने मेरे घर ये चीज़ नहीं खाई, कभी ये भी होता है कि आपके लिए हमने कहीं आप जाएं हल्के में या किसी दोस्त की तरफ तो कहें जी फैसल साहब आपके लिए बड़ी खुसूसी हमने ये चीज़ बनवाई थी आपने खाई नहीं, तो क्या वैसे शौक क्या पसंद नहीं, है हमारी सबसे खुशकिस्मती ये है कि हमारे इलाके में एक डिश बनती है जो कि सिर्फ एक ही वन डिश ही होती है, जो कि अच्छा। आप खाते हैं, ठीक है ना, क्या है? सोबत, वो सोबत। सोबत, हाँ, तो एक ही डिश होती है, उसके साथ और डिश होती नहीं है, अच्छा। तो उसमें कोई गिले की गुंजाइश ही नहीं रह और वो जाती। आपको पसंद है? बेस्ट है, और हम पूरे रमज़ान जो है वो घर में हो तो तकरीबन वही खाते हैं। अच्छा, अच्छा, आपको पाकिस्तान के बाहर ईद मनाने का कभी इत्तेफाक हुआ या वैसे ओरिजिनली आप हैं कहाँ की, इलाके और शहर में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, ओरिजिनली बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे स्टोरी है। मैं केपी से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी पंजाब में हुई है एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान। नाना मेरे पठान थे, फादर मेरे हज़ारा से हैं। अच्छा, सो काफ़ी डाइवर्सिटी है और बाहर मेरे ख़्याल से अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ ईद मनाने का, लेकिन पाकिस्तान में इत्तेफाक हुआ है। और पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत बात लगती है वो एक तो हॉस्पिटैलिटी है और दूसरा हमारा जो खूबसूरत कल्चर है कि हम जो सोशलाइज़ करते हैं, तमाम फैमिलीज़ मिलती हैं, सजते संवरते हैं और ये जो ख़रीदारियाँ होती हैं और पूरा रमज़ान हम इस चीज़ पे मेंटली इसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि भाई इस ईद आएगी तो ये करेंगे तो वो करेंगे, तो वो जो एक फ़ीलिंग है, जो हमारा एक मजहबी भी एक त्यौहार है, तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से एक यूनिकनेस है जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप देखें कि ये हमारे जो दो त्यौहार हैं, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी की रूटीन जो है वो इतनी ज़्यादा हम एक स्टीरियोटाइप एक उस ट्रैक पे चढ़ जाते हैं कि हमें अपना कोई होश हाँ, नहीं वो रहता। पहले फिर कोई मेले शेले तो होते थे, जश्न बहारा, वो भी कम अब होते वो भी होते कम जा रहे हो हैं। गए, तो मेरे ख्याल से जो हमारी ईदें रह गई हैं इसी में हम रूठे हुओं को मनाते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं और मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन है वो जो बहुत ही कभी कभार बोरिंग रूटीन भी होती है उसको तर्क कर देते हैं। तो ये एक अच्छा बहाना होता है, मौका होता है कि हम इबादत पे भी फोकस करते हैं और इबादत के बाद फिर हम बाकी जो अपनी खुशियाँ हैं अपने प्यारों के साथ मिल के मनाते हैं और इन्जॉय करते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने दुख दर्द गम भूल जाते हैं। और आप देखें कितना ज़्यादा आप ईद से पहले रमज़ान में बल्कि वो जब शब बारात होती है तो बहनों के घर चीज़ें भेजी जाती हैं, तो बहुत सारी ऐसी खूबसूरत मेरे ख़्याल से और ईदी इस देना रमज़ान के लेना, साथ फिर ईदी देना, फिर बच्चों को देना, एक दूसरे को देना, बहुत लड़ झगड़ के बहनें भी लेती हैं अपने भाइयों से, हस्बैंड से, मैं तो हस्बैंड से भी लेती हूँ। तो ये है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अदरवाइज़ आपकी रूटीन लाइफ में नहीं होती हैं। अच्छा, अफशान की बातों में एक चीज़ है कि यू हैव टू से इट, है ना, एंड यू हैव टू आस्क फॉर दीज बिल्कुल, जो लिटिल देखिए, वो ये ट्रेडिशंस और वो हैं। असल में देखें जिस चीज़ को हमें फोकस करना है वो ये कि लिव इन योर प्रेजेंट, क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज़। तो हमारे पास एक बहाना है जिसमें हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं और हम रेफ़र भी कर रहे होते हैं, पिछली ईद पे ये हुआ था, इस ईद पे ये हुआ था, ये करना है, वो करना है। तो ये जो खूबसूरत यादें हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो फिर बाद में चल के हम उनको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं दूसरों को, ख़ुद खुश होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको कि हमें पूरे दिल से अच्छा, इसको बिफोर आई मनाना गो टू चाहिए। दिस साइड ऑफ द पैनल, फैसल साहब आपके तो जानने वाले इतने हैं, अगर उनमें से कोई नाराज़ हो जाए तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चला आप नाराज़ हैं, मतलब कुछ लोगों की नाराज़गी की समझ नहीं आती, वो लोग जो है वो नाराज़गी के जेस्चर्स देते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि यू हैव अ वेरी, मतलब एक बहुत ही वसी आपका हल्का है सियासी लोगों से तो बहुत वो तो आप जब हल्के में होते हैं तो जब आप कोई नाराज़गी का बहाना ढूंढते हैं, कहते हैं आपने सही तरीके से हाथ नहीं मिलाया, अच्छा, आपने सही मूड नहीं दिया। अच्छा। आप सियासी बंदे को हर वक्त जो है ना वो उठ के नहीं मिले। एक्टिंग करनी पड़ती है हर वक्त, आपको हर वक्त जो है वो हाय हंसना पड़ता है, हाय। उठ के मिलना पड़ता है। ये नॉर्मली हर पॉलिटिक्स के साथ होता है, वो एक बहाना होता है जो मतलब है कि आपसे नाराज़ होना चाहे तो इस किस्म के बहाने हमने और बहुत आप अपनी इम्पोर्टेंस आपने मनवानी है तो वो आपसे ऐसी बातें करेंगे। वो मतलब ये चीज़ें होती हैं, मतलब बहाना ढूंढना पड़ता है कि जी, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली आप हर इंसान 24 आवर तो एक तरह नहीं रह सकता। और बस ये कल्चर अच्छा, है। वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ सियासतदानों को नहीं, मेरे ख्याल है जो बिजनेस रन करते हैं उनको भी हर वक्त एक्टिंग करनी पड़ती पैसे है। वालों से कोई खफा नहीं होता। Very जो true. पैसे लेते हैं उनसे लोग खफा होते हैं। Very true. उनके साथ तो, भी ऐसा होता पहले यानी आपसे पूछ लेते हैं, आपका मूड, जाहिर है
मॉडलिंग, जैसे इवन जो मेरी जॉब है, जो भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है ज़िंदगी में, जो भी चल रहा है, व्हेन आई हैव टू बी ऑन कैमरा, तो ज़ाहिर है आपको पूरे मतलब आपको नींद भी आई है तो फिर भी आपने ये पोज करना है कि नहीं, आप मुकम्मल तौर पे जाग रहे हैं, पूरे अटेंटिव हैं, किसी की बात आपको जहर लग रही है फिर भी आपको मुस्कुराना है कि नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। तो ऐसे ही मॉडलिंग का भी है कि आपका मूड ऑफ है, यू नॉट हैप्पी। मॉडलिंग में एक थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मुस्कुराने की शायद ज़रूरत नहीं होती ट्रेडिशनली, या होती है? ऐसा है, यू हैव टू यू नो देयर आर एक्सप्रेशंस जो आपको रखने होते हैं मिस्टी, हर थीम के अकॉर्डिंग आपको उस तरह से चलना पड़ता है। और जहाँ तक आप कहें ना कि मूड अगर थके हुए हैं या मूड नहीं है कुछ, तो समटाइम्स स्टिल शूट्स में ऐसा होता है कि देयर इज़ दिस गोल्डन लाइट आर, ठीक है, जो बहुत अर्ली मॉर्निंग में होता है। आप उसके लिए मतलब शूट की तैयारियां आप कह लें कि सुबह जो है ना, अगर आउटडोर शूट है वो, तो आपकी सुबह 3-4 बजे ना तैयारी शुरू हो जाती है, मेकअप वगैरह सेटअप वगैरह लगना, और सारा करते करते जाके कोई 5-6 बजे वो शूट होना होता है। अच्छा। और इतनी रात को आपकी वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। और समटाइम्स आपको इंडोर शूट्स के लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ता है। मतलब आप देखें ना, अगर आपको आना पड़े शो की होस्टिंग के लिए, रेडी हुए बगैर जो है ना शो के लिए वेट करना बंदा कर सकता है, लेकिन रेडी हो के वो ब्राइडल ड्रेस पहन के हैवी सा आपको बैठना पड़े कॉन्टीन्यूसली कि अच्छा अभी मेरा क्यों आएगा, अभी स्टार्ट होगा अभी, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ हेक्टिक थिंग। मतलब जिस तरह टीवी के बिहाइंड द स्क्रीन लोग समझते हैं ना कि इट्स अ वेरी इजी पीजी जॉब, लोग बहुत आराम से आ रहे हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है बेसिकली, जो लोगों को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। तो मतलब मूड जैसा भी हो, जो भी हो, काम है तो वो तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो नौरीन आपका मूड अच्छा ना हो लेकिन कस्टमर से हंस के मिलना है, सबको जो है वो मोटिवेट भी करना है कि नहीं, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल और आप अभी मज़ीद खूबसूरत होने जा रही हैं, टफ है ये जॉब? टफ तो है, देखिए, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है और इंसान के रवैये जज्बात भी बदलते रहते हैं हर मिनट, और कई दफ़ा स्टेबल भी हो जाते हैं। लेकिन इंसान को ये मैनेज करना आना चाहिए कि अगर आप डिप्रेस हैं या जो भी आपके साथ सिचुएशन है, आप वो दूसरे को इतना शो मत करें, अगले का मूड आप मज़ीद डिप्रेस ना करें, उसको एलिवेट करें। क्योंकि आई बिलीव हर कोई आपको 24 घंटे रोता भी नहीं देख सकता, और इस तरह करके तो आपको फुल एनर्जी के साथ अगले को ट्रीट करना चाहिए, अगले से बात करनी चाहिए, ताकि अगला भी आपसे बात करके अच्छा महसूस करे, मोटिवेट हो। क्या पता आपकी अच्छे तरीके से बात करने से किसी और का दिन अच्छा हो जाए और उसको आपसे एक मोटिवेशन मिले, बिकॉज यू नेवर नो कि बहुत से लोग आपसे मोटिवेटेड होते हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल होते हैं। तो और अपनी कभी कभी ये भी होता है कि दूसरों की वजह से आपका अपना मूड भी ज़रा प्लेजेंट हो जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली, तो इन सारी चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और इसमें अपने रब को राज़ी करें और उसकी मखलूक को राज़ी करें। अच्छा, आप दोनों की जॉब ऐसी है, फ़ारूक आपकी तरफ आऊँगी, कि जिसमें शौक़ भी है लोगों को बहुत, कि हाँ बाल भी लगवाने हैं और कोई कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा लेनी है, कोई प्रोसीजर भी कराना है, और डर भी बहुत है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं जो हम सोच रहे हैं नतीजा वैसा निकलेगा या नहीं निकला। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करके उनको इमोशनली भी बंदे को काम डाउन करना पड़ता है, तो कभी ये थकाती है चीज़ के? अब शायद आप कह लें कि इतने साल से करके थकना स्टार्ट हो गए। असल में प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट अपने माइंड में एक पिक्चर देख के आता है कि जी फ़लाँ एक्टर है और उसने अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो या उसने एक पैच लगाया, पैच का काम तो मैं नहीं करती और मैं बड़ा पेशेंट को समझाती भी हूँ कि इसकी तरफ नहीं जाओ, तो वो अगर ये कर रहा है तो क्या मुझे वही रिज़ल्ट मिलेगा? क्योंकि रिज़ल्ट रेशो वेरी करता है, क्योंकि वो आपके बैक डोनर टिश्यू पे डिपेंड करता है। हीरो की तस्वीर लेके आ गया है तो वो उसे हीरो बनना है। अक्सर लोग कहते हैं ये हम लेके आए हैं, आप हमें ऐसा कर दें। वो हमने फ़लान ड्रामे में देखा था, तो वो कहते थे कि आप प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए चेहरा बदल जाता है, आप प्लीज़ हमें ऐसा कर दें। अब उस पर्सन को या उस शख्स को, और फिर जब वो मार्केट में झूठ का पलंदा सुन के आपके पास आया होता है कि जी दूसरे जगह पे उसे कहा जा रहा है कि आपके साथ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसको जब आप ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए ये पॉसिबल है, तो वो ये सोच रहा होता है यहाँ तो ये बंदा पागल है। उस चीज़ के अंदर रह के आपने बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो पेशेंट से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करती हूँ, और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट चले जाते हैं और वो बाद में मुझसे एग्री करते हैं कि भाई आप तो ठीक कह रहे थे, हमें तो वही चीज़ मिली जो आपने बताया। तो थकाना शुरू कर देती है, एक टाइम होता है, लेकिन आपने सम टाइम ऑनेस्ट रहना होता है, फेयर रहना होता है, और ये ही आपके प्रोफेशन के साथ इंसाफ है। ठीक है जी, एक आखिरी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अपने मेहमानों से आप सबके लिए मैसेजेस लेंगे ईद के दिन के हवाले से भी, और ओवरऑल जो इनकी ज़िंदगियां हैं या आपको आज के दिन क्या कहना चाहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे मैंने ब्रेक पर जाते हुए कहा कि आखिरी राउंड है और अब हमने मैसेजेस लेने। अच्छा, मैसेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें आपने कहनी होती हैं, बहुत सारी बातें आपने कन्वे ऐसे लोगों को भी करनी होती हैं जिनके ऊपर आपका असर हो रहा होता है। हम शायद जब टीवी पे बैठते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होता कि बहुत सारे लोग हमारी किसी बात से उनकी सोच बदल सकती है, उनका जहन बदल सकता है। तो आज के दिन की मुनासिबत से खुशियों की बातें हमने की हैं, कुछ हमने पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है कुछ उसकी बात की, कुछ हमारे जो कल्चर है उसकी बात की। फैसल साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं आज के दिन के हवाले से मैसेज लूँ हमारे देखने वालों को, और जो लोग आज ईद मना रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कुछ लोग आज अपनी ड्यूटी पर भी हैं। जैसे कोरोना की सूरत हाल में आप देखें हॉस्पिटल्स में लोग जो हैं वो ऑन ड्यूटी हैं, इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो ऑन ड्यूटी हैं, बहुत सारे लोग अब्रॉड हैं वो नहीं आ सके पाकिस्तान, वो आना चाहते थे। तो इन सब लोगों को आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल हमारी जो फ्रंट लाइन जो फोर्स है जिसमें हमारे पुलिस के नौजवान हैं या फ़ौज के नौजवान हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और ख़ासकर हमें सल्यूट करना चाहिए उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को, नर्सिस को और पैरामेडिक्स को जो इस वक्त एक ऐसी वबा से लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, जो अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं, क्योंकि अब वो और उनकी जानें भी जा रही हैं, उनकी जानें भी जा रही हैं और रोज़ाना के बुनियाद पे पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको डील करना पड़ता है और उनको अपना ख्याल भी करना पड़ता है। तो आई थिंक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन दिनों में भी। अफशा, आप क्या कहेंगी आखिर में हमारे देखने वालों को, जो लोग जहाँ जहाँ पे भी ईद मना रहे हैं, और कुछ ऐसी फैमिलीज़ है जैसे मैंने इब्तिदा में भी कहा था जो ईद नहीं मना रही इस दफ़ा, उनके घरों में गम है, और उनको ज़ाहिर है शामिल करना, उनके दुख में जाके शरीक होना, फ़िज़िकली जाना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन समहाउ देयर आर वेज़ कि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल तंजीला, ये जो पिछले साल भी इस साल भी हमारी ईदें जो हैं, जो रूटीन में ईद होती थी उससे हट कर हैं, तो इन ईदों पे हमें ख़ास तौर पे उन लोगों को याद करना है, उनको ट्रिब्यूट देना है, और उनको किसी भी हवाले से हमें ये फीलिंग्स देनी है कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहूँगी जो कि जैसे कुद्दी साहब ने कहा सरहदों पे हैं, और पैरामेडिक स्टाफ। मैंने ख़ुद हॉस्पिटल्स का विज़िट किया है और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ जिस तरह के हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी स्टाफ जो है दिन रात पेशेंट्स को डील कर रहा है और बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत सारी फैमिलीज़ भी ऐसी हैं जो कोविड का जिनके रिलेटिव शिकार हुए हैं, तो हमें उन सब को भी याद रखना है और किसी न किसी हवाले से उनके गम को कम करने की कोशिश करनी है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और एक अमानत है अल्लाह की, और इसमें हम जितना ज़्यादा खुशियाँ खुद भी दूसरों को दे सकें, खुशियाँ बांट सकें, और जितनी मोहब्बतें बिखेर सकें, किसी के काम आ सकें, किसी के दुख सुख में शरीक हो सकें, किसी की मदद कर सकें, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो कि फिर आने वाली ज़िंदगी में हमें कई गुना हो के वापस आएगी। सही बात है, ज़िंदगी तो ज़ाहिर है एक बार है और इसको जितना आप वैल्यू करें उतना कम है। और आप लोगों ने तो SOPs की बात की है, एक बार फिर मैं ज़ाहिर है जो मार्केट्स में लोग भरे हुए थे जिस तरीके से, और रमज़ान में भी, बल्कि मैंने एक ट्वीट की तो मुझे उस पर बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए कि हमारी तरबियत नहीं है। मैं देख रही थी कि एक वक्त में एक ही आदमी को पकोड़े और समोसे मिलने, लेकिन फिर भी आपने ना कंधे के ऊपर से ऐसे लटक के कहना है कि 1 किलो पकोड़े मुझे दे दो पता भी आपको कि मेरी बारी जल्दी नहीं आनी। तो मेरा ख्याल है नज़्म व ज़ब्त को हमने सिर्फ लफाजी में देखा और अपनी ज़िंदगी का उस तरीके से हिस्सा नहीं बनाया। फ़ारूक, आप क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से, और उन लोगों को भी आप कुछ कह सकती हैं जो डरते हैं, उनको शौक़ बड़ा है कि उनके सर पे बाल ज़्यादा हो जाए, लेकिन डर के मारे जो है वो हिम्मत नहीं करते। मैं सबसे यही कहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपको करवाना है पहले रिसर्च करें और ज़रूर करवाएं। अगर किसी भी चीज़ को करने से आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है तो उसे ज़रूर कर लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को लोग कहते हैं अब क्या रखना है, अब क्या करना है, अब तो उम्र गुजर गई, बच्चे बड़े हो गए, वाई। उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं, पर्सनालिटी का एज से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक आपके इनर से है। अगर आपका इनर सेटिस्फाई है, आप खुश हैं, तो आप उसको मज़ीद पॉलिश और बेहतर कर सकते हैं। तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो कोरोना के SOPs को फॉलो करें और हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस के लिए हमसे रब्ता करें और जब चाहें, और बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। नौरीन, आप क्या कहेंगी?
बिल्कुल, ईद आप मनाएँ, अपने इर्द-गिर्द उन लोगों को भी देखें जिनकी फैमिलीज़ कोविड की वजह से इफ़ेक्टेड हैं और एसओपीज़ फ़ॉलो करें। आप ज़रूरी नहीं है अगले से गले मिल के ही ईद मिल सकते हैं, आप उनको एक कॉल दे दीजिए, उनको ईद मुबारक कहिए, उन्हें बताएँ कि आप उन्हें कितना मिस करते हैं और उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ़ में, ताकि वो भी अच्छा फ़ील करें, अपने इर्द-गिर्द लोगों को सबको याद रखें और एसओपीज़ डेफ़िनेटली फ़ॉलो करें। और नहीं, हमें कुछ लोग उम्मीद है ज़बरदस्ती कहते हैं, नहीं, नहीं, मैंने तो गले मिलना है भई, नहीं। बिल्कुल, तो गले मिले बगैर भी आप ईद कह सकते हैं एक-दूसरे को, साइड हग से, आप जैसे आजकल चल रहे हैं आर्म से कर देते हैं, दैट्स अ बेटर वे। तो आप बहुत ख़्याल रखें। अभी जैसे गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टनेस की, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो कोविड का ग्राफ है वो नीचे जाएगा डेफिनेटली इंशाल्लाह, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे हमसाया ममालिक के हालात कितने बुरे हुए हैं क्योंकि उन्हें एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी कौम इसको फ़ॉलो करेगी और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेगी। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। एनी, आप क्या कहेंगी? मेरा भी सबको यही मैसेज है कि एसओपीज़ जो हैं जिस पे कि अमल करने की लोगों को खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप कही थी कि मार्केट्स में बहुत रश है, आई हैव बीन टू मार्केट फॉर सम ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल, तो आई सॉ कि बहुत ज़्यादा रश एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द एसओपीज़। तो मतलब देखें कि जो हमारे फ्रंट लाइन पे जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज, उन लोगों ने बहुत यू कैन से कि उन्होंने अपनी लाइफ रिस्क पे रखी हुई है हम लोगों के लिए। तो उन लोगों की लाइफ के बारे में सोच के अगर हम एसओपीज़ को फॉलो करें तो इट विल बी वेरी गुड फॉर एवरीवन। और जहाँ तक ईद के रिलेटेड मैसेज की बात है तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, सब खुशी खुशी गुजारें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ध्यान तो ईद रखें। पे तो आपके शूट्स वगैरह नहीं होते ना, आप तो घर में नो, ही, ईद पर नहीं होते। तो फिर ईद पे आप फिर बहुत तैयार श्यार होके नहीं फिरती हैं? नहीं, ईद पर मैं मोस्टली सोकर ईद गुजारती हूँ नींद पूरी करती हूँ बिकॉज ऑफ टायरिंग। और बस यही है कि मतलब सब खुशी खुशी रहें और सबको जो है मतलब अच्छी अच्छी नेकियां बांटें, अच्छी अच्छी नेकियां करें, अच्छे अच्छे अपने आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है ख़ास करके उनकी ज़रा ग्रूमिंग थोड़ी अच्छी करें। दैट्स ऑल। गुरुदुलैन एनी, डॉक्टर नौरीन सरफराज, फ़ारूक नौशीन, फैसल करीम कुंडी साहब और अफशा तहसीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। जाते हुए हमने जो है वो अंजुम शहबाज साहब से भी एक गाना सुनना है। महर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग आज आए आज के दिन और आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में वो रंग बिखेरे हैं जो हम में से शायद हम सारे नहीं बिखेर सकते थे। मौसीकी जो है वो वाकई में रूह की ग़िज़ा होती है और हमने अब आज का जो प्रोग्राम है इसके हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। हमें पता है बहुत सारे घरों में सोगवारियत है, हमें पता है बहुत सारे हमारे दोस्त गमगीन हैं, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जो हैं, हमारे कुलीग्स, वो भी कोरोना की वजह से उनकी जानें चली गईं। उन फैमिलियों के साथ भी हमारा इज़हार हमदर्दी भी है, हम उनके दुख में शरीक भी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी ऐसी रवायतें हैं और फिर ज़िंदगी का एक सिलसिला है जो चलता ही रहता है। बहुत सारे वो लोग जो इस दफ़ा ईद नहीं मना रहे, काइंडली उनका ज़रूर ख्याल रखें। आप अपने घर में बहुत बड़ा दस्तरखान बेशक इस दफ़ा ना बिछाएं क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, कोरोना की वजह से बिज़नेसेस बंद रहे हैं, लोगों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिली और इसमें शायद कसूर किसी का भी नहीं है क्योंकि ये एक ऐसे हालात हैं जो दुनिया में हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। हम में से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि हम इस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे। हालात पिछले साल से कुछ बेहतर हैं, वैक्सीन्स हो रही हैं और हमारे पास एक उम्मीद है कि शायद अगली ईद तक हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं। और जैसे कुंडी साहब भी कह रहे थे कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस वक्त में गुजर जाना है। ये मुश्किल वक्त है, थोड़ी देर के लिए है, जैसे अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सब मिल के एसओपीज़ का ख्याल करें, हम सब मिल के मुत्तहिद हो जाएं, ये अहद कर लें कि हमने कोरोना को शिकस्त देनी है, तो हम वाकई वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम के आखिर में जी हम आपको अंजुम शहबाज की खूबसूरत सी आवाज़ के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम देखा। GTV की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर रब कोलो दिल जानी मंगना जरूर हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी तो मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूर तेरे पीछे मैनू सारी हयात भी
थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी तू मेरा कुछ भी नहीं ओ मैनू कह गई जेड़ी मेरी सुर मेरी लै मेरी ताल लोकां दी अख च खोरे किस शै दा वाल वक्खो वक्ख कीता सानू दुश्मन दी चाल मन तां मुरादां नाल बनदी ते टिच साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी मैं लोको बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ ली तेरी बांह मैं इत्थों हिलना तेरे दुखड़ा सुनना ओ कुड़िए मेरे हाण दी मेरे वर्गा मिलना कोई ना तेरे पिछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी प्यार नसीबां नाल मिलदा गजूर रब कोलों दिल जानी मंगना जरूर तेरे पिछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी